जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि भारत ने तालिबान को दवाई के डिब्बे में दवाई नहीं बल्कि ड्रोन भेजा है, तो क्या आप मानेंगे? जी हां दोस्तों, बताएंगे अपनी नाकामी छिपाने के लिए कैसे पाकिस्तान ने अब भारत पर लगा दिया है ये गंभीर आरोप। कह दिया है कि भारत ने दवाई के डिब्बे में अफगानिस्तान को ड्रोन भेजे हैं ताकि वो हम पर अटैक कर सके। बताएंगे पूरी बात जानकर आप चौंकने वाले हैं। साथ ही साथ आखिर क्यों उसने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया, भारत को क्यों ठहराया इस मामले में जिम्मेदार, जवाब सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जब से नेपाल में बालेंद्र शाह बने प्रधानमंत्री, तब से लगातार वो भारत को दिखा रहे थे आंख। बस भारत ने लिया एक ऐसा फैसला जिसने नेपाल की कर दी हालत खराब। अब एक्शन में आई बालेंद्र सरकार, भारत से करेगी बात, बना ली अपनी टीम दोस्तों। उधर सबसे बड़ी और चौंका देने वाली भारत के लिए खतरे भरी खबर दोस्तों, तिब्बती बच्चों को हथियार बना रहा चाइना। वहीं क्या भारत के डैम पर अटैक करेगा पाकिस्तान? किसने किया ये दावा? जानकारी सुनते ही खौल उठेगा आपका भी खून दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पाकिस्तान को हर किसी देश को अपनी तरह समझने का ये भूल नहीं करना चाहिए। ये भारत है, मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां दोस्तों अफगानिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला किया था। इसके बाद अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया, बहुत बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। उनका कहना है कि इस हमले के पीछे भारत की साजिश है। जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह ही अफगान की तालिबानी सेना ने पाकिस्तान के 2 प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर ड्रोन से टारगेट सेट किया था। इस हमले के बाद वहां की सेना और सरकार दोनों को चौंका दिया है और बौखलाहट में भारत पर जबरदस्ती अब झूठे आरोप लगा रहा है दोस्तों। तालिबान के इन सफल ड्रोन हमलों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को चौंका दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि भारत ने जब दवाई भेजा, ठीक उसके अगले ही दिन तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। उनको लग रहा है कि अब भारत ने दवाई की जगह उनको ड्रोन भेजे थे। भारत वेपन के तौर पर अफगानिस्तान को मजबूत कर रहा है, ऐसा बेबुनियाद आरोप लगाया है दोस्तों भारत पर पाकिस्तान ने। बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पत्रकार अबसार आलम ने एक कार्यक्रम में सवाल किया कि भारत के मेडिसिन की आड़ में अफगानिस्तान को ड्रोन अफगानिस्तान भेजने की बात कही जा रही है, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? इस पर आसिफ ने कहा कि इसमें 100% सच्चाई है, मुझे इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि वो छुपा कर नहीं, खुलेआम अफगानिस्तान में हथियार भेज रहे होंगे। दोस्तों पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान के ड्रोन हमलों को भारत से जोड़ने के पीछे एक कहानी बनाई। दरअसल बीते हफ्ते, जैसा कि हमने आपको बताया, भारत ने बीते हफ्ते 5 टन दवाएं अफगानिस्तान भेजी हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो जरूरी दवाएं मानवीय सहायता के तौर पर अफगानिस्तान भेजता रहता है। इसी कड़ी में बीते हफ्ते भी एक बड़ी खेप अफगानिस्तान को भारत की तरफ से भेजी गई थी। भारत के अफगानिस्तान को दवा भेजने के ठीक जस्ट एक दिन बाद ही बीते हफ्ते गुरुवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ISIS के आतंकी कैंपों को निशाना बनाते हुए ड्रोन अटैक किया गया। यहीं से पाकिस्तानियों ने दवा भेजने का कनेक्शन जो है वो ड्रोन अटैक से जोड़ दिया। पाकिस्तानियों का तर्क है कि उनकी जमीन पर हमले के लिए तालिबान को दवाओं के साथ ड्रोन भारत ने भेजा है। दवाओं की आड़ में भारत ने उनको हथियार भेजे हैं ताकि वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सके। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बीते हफ्तों में लगातार अफगानिस्तान में हमले किए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने काबुल और कंधार समेत कई शहरों में बमबारी की है। इस पर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज अफगान तालिबान ने मजबूती से पाकिस्तानी आर्मी को जवाब दिया है। बॉर्डर पर गोलीबारी के बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन से हमले किए हैं। इस पर पाकिस्तान ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा भारत पर ही आरोप मढ़ दिया। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा चुनौती और सीमा पर बढ़ते सैन्य तनाव को स्वीकारने के बजाय भारत पर दोष मढ़ रहा है दोस्तों, अपनी कमियों को छुपा रहा है। पाकिस्तानी जवाब मांगे हुक्मरानों से तो उससे पहले ही भारत वाली कहानी रच रहा है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान की इस नाकामी और भारत पर झूठे और बेबुनियाद आरोप मढ़ने पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? ऐसा जवाब दीजिएगा कमेंट में कि पाकिस्तान दोबारा भारत पर गलत इल्जाम ना लगाए। भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले ये लाइक के बटन को दबाइएगा ताकि ये मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचे आपका कि भारत को अगर वाकई में हथियार भेजना होगा तो भारत खुलेआम हथियार
हथियार भेजेगा, खुलेआम व्यापार करेगा हथियार का, ना कि पाकिस्तान की तरह जो खुद वो करता है दूसरों के लिए भी वही सोचता है। भारत कभी भी ना तो छुप कर वार करता है, ना ही छुप कर कोई व्यापार करता है। भारत जो करता है सीना ठोक कर करता है, ये बात पाकिस्तान को मालूम होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों लाइक करिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने पाकिस्तानी सेना और सरकार पर तीखा हमला बोला। बलूच नेता ने मुनीर को याद दिला दी भारत से पिटाई, कहा पाकिस्तानी आर्मी की 90,000 पतलूनें ढाका में टंगी हुई हैं। बलूचिस्तान में आम लोगों को गायब किए जाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर मेंगल ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की जाति पर तीखा तंज करते हुए कहा कि हम आपकी बहादुरी 1971 में देख चुके हैं, जब आपने ढाका में घुटने टेक कर हथियार डाले थे। अख्तर मेंगल ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए 1971 की लड़ाई का जिक्र किया, जब ढाका में भारत के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश अलग देश बना था। मेंगल ने कहा कि दुनिया के सैन्य इतिहास में दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों ने कैसे जलील होकर ढाका में सरेंडर किया था, ये सब जानते हैं। पाकिस्तानियों को अपनी इतिहास की किताबों में ये पढ़ाना चाहिए। अख्तर मेंगल ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी की बहादुरी की बात तो खूब की जाती है, बच्चों को तरह तरह की कहानियां बताई जाती है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप इतिहास की किताबों में ढाका का सरेंडर भी डाल दें। आपकी आने वाली 10 नस्लें पढ़ सकेंगी कि आपके साथ क्या हुआ था, आपके हथियार और पतलून ढाका में क्यों टंगे हुए हैं। वाकई में दोस्तों इस बलूच नेता ने शहबाज शरीफ और मुनीर को अच्छा खासा आईना दिखाया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला। बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय, अब एक्शन में आई बालेंद्र सरकार, भारत से करेगी बात। दोस्तों बता दें कैसे बालेंद्र शाह की अकड़ ढीली कर दी भारत ने मात्र एक फैसले से। दोस्तों भारत से विवाद के बीच नेपाल सरकार ने अपनी चाय फैक्ट्रियों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। भारत के साथ शुरू हुए विवाद की वजह से नेपाल का पूरा चाय उद्योग ठप पड़ गया है। हालांकि नेपाल सरकार से मिले कड़े आश्वासन के बाद अब वहां की चाय फैक्ट्रियां दोबारा खुल गई हैं, लेकिन भारत के सख्त नियमों के कारण दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव बना हुआ है। दरअसल भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बोले तो FSSAI यानी फसाई ने 23 जून को एक निर्देश जारी किया था। इसमें HSN कोड 0902 के तहत आने वाली इंपोर्टेड चाय के लिए रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम शुरू किया गया। नए नियम के तहत घरेलू खपत के लिए आने वाली चाय की 20% खेप को तत्काल प्रभाव से लैब टेस्टिंग के लिए रैंडम तरीके से चुना जाएगा। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाली चाय एक्सपोर्टर्स पहले से ही भारतीय सीमा पर लंबी देरी का सामना कर रहे हैं, जहां लैब टेस्टिंग के लिए शिपमेंट रोके गए हैं। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भारत के गोदामों में करीब 3 लाख किलोग्राम प्रोसेस्ड चाय फंसी हुई है, जबकि 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा चाय नेपाल में जमा है। इन रुकावटों की वजह से इलाम में चाय प्रोसेसर्स ने 15 जून से अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी और उसके बाद झापा में प्रोड्यूसर्स ने 18 जून को फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला किया। भारत के फैसलों से बंदों से पूर्वी नेपाल में करीब 99 चाय फैक्ट्रियां प्रभावित हुई और 50 से ज्यादा छोटे बड़े चाय बागानों में कामकाज रुक गया, जिससे हार्वेस्टिंग में बाधा आई और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कार्यालय से यह भरोसा मिलने के बाद कि सरकार एक्सपोर्ट की रुकावट को दूर करने के लिए तुरंत डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाएगी। फैक्ट्री मालिकों ने कामकाज फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। भारत के टी बोर्ड ने एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत नेपाल से भारत आने वाली चाय की हर एक खेप की अनिवार्य लैब टेस्टिंग की जा रही है। पहले भारत सिर्फ 5% से 20% रैंडम सैंपल्स की जांच करता था और एक ट्रक पास होने पर पूरी लॉट को जाने दिया जाता था, लेकिन अब सीमा पर खड़े हर एक ट्रक के सैंपल को जांच के लिए कोलकाता की सेंट्रल लैब भेजा जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे भारत के एकमात्र फैसले ने बालेंद्र शाह की अकड़ ढीली कर दी। जब से प्रधानमंत्री बने वो नेपाल के, तब से वो लगातार भारत को अकड़ दिखा रहे थे, लेकिन भारत ने रियलाइज करवा दिया कि भारत के बगैर तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। अगर तुम इस खौफ में हो, वहम में हो कि भारत से मुंह मोड़ कर तुम अपने देश को चला लोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसे में भारत के द्वारा किए गए इस इलाज का अगर आप भी समर्थन कर तो कमेंट में वी सपोर्ट इंडियाज डिसीजन लिखना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें तिब्बती बच्चों को हथियार बना रहा चाइना, भारत को सबसे बड़ा खतरा। पश्चिमी देशों की चुप्पी पर एक्सपर्ट ने उठा दिए सवाल। दोस्तों चीन तिब्बत में अपना ऐसा एजेंडा आगे बढ़ा रहा है जो भारत के लिए भविष्य में संकट खड़ा करने वाला साबित होगा। चीन तिब्बत में बच्चों को निशाना बना रहा है। चीन का मकसद तिब्बती बच्चों को टारगेट करके उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान को व्यवस्थित तरीके से मिटाना है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ब्रह्म चैलानी का कहना है कि चीन का ये कदम सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स स्कैंडल नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। इसका एशिया के भविष्य
भविष्य के शक्ति संतुलन और भारत की सुरक्षा पर दूरगामी असर पड़ेगा। ब्रह्मचलानी का दावा है कि चीन तिब्बत में बच्चों को निशाना बना रहा है और पढ़ाई लिखाई के नाम पर उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान को धीरे धीरे मिटाने का प्रयास कर रहा है। द हिल नाम की वेबसाइट पर लिखे लेख में ब्रह्मचलानी ने बताया कि चीन ने 10 लाख से ज्यादा तिब्बती बच्चों को जबरदस्ती सरकारी मैंड्रीन भाषा वाले बोर्डिंग स्कूलों में डाल दिया है। चीन का कदम उस नव साम्राज्यवादी सोच पर आधारित है जिसमें कहा जाता है कि बच्चों को कंट्रोल करो, उनके भविष्य को कंट्रोल कर लोगे। असल में दोस्तों चीन जो है वो तिब्बती पठार पर एक शांत लेकिन असरदार अभियान चला रहा है। तिब्बत में चीन सिर्फ असहमति को कुचल नहीं रहा, वो तिब्बत में धार्मिक रीति रिवाजों पर रोक नहीं लगा रहा है, बल्कि बच्चों को टारगेट करके उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान को सिस्टमैटिक तरीके से मिटा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों से बीजिंग तिब्बती बच्चों को 4 या 5 साल की उम्र में उनके परिवारों से ले जाता है और सालों साल दूर रखता है। विकास के नाम से चलाया जाने वाला ये अभियान कैंपेन तिब्बती बच्चों को उनकी भाषा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत से अलग करने के लिए तैयार किया गया है। बच्चों को सिखाया जाता है कि तिब्बती परंपराएं पिछड़ी हुई हैं। चीन के इस अभियान पर पश्चिमी देशों ने चुप्पी साध रखी है। ब्रह्मचलानी का कहना है कि पश्चिमी देशों ने तिब्बत के बोर्डिंग स्कूलों को चीन का अंदरूनी मामला मानकर नजरअंदाज कर दिया। तिब्बत कोई बाहरी इलाका नहीं है, ये एशिया का भौगोलिक और स्ट्रेटेजिक दिल है। इसे अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है। विशाल तिब्बती पठार हिमालय की पहाड़ियों पर फैला हुआ है और दक्षिण, पूर्व और मध्य एशिया को देखता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि तिब्बती बच्चों को जैसा कि हथियार बना रहा है चीन, ऐसे में हर किसी को मिलकर चीन के खिलाफ ही खड़ा होना चाहिए और इन बच्चों को बचाना चाहिए। तो कमेंट में सेव द चाइल्ड लिखिएगा। साथ ही साथ बता दें, क्या भारत के डैम पर अटैक कर सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात सुनकर खौल उठेगा आपका खून। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का मुद्दा पिछले साल से लगातार विवाद में बना हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और चिनाब नदी पर बांध बनाने की अपनी योजना पर काम शुरू किया। इसके बाद पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर नाराज हो गया है। पाकिस्तानी नेताओं और सेना के अधिकारियों ने इस मामले में भारत को युद्ध की धमकी तक दे दी है। इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूर्व कार्यवाहक कानून मंत्री अहमद बिलाल सूफी ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में कुछ ऐसे नियम है जिनसे भारत के बनाए जा रहे बांधों को सैन्य हमलों से पूरी तरह सुरक्षा नहीं मिलती। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक युद्ध की स्थिति में कुछ बड़े ढांचों जैसे बांधों को सुरक्षा दी जाती है। इस पर पाकिस्तानी अखबार डॉन में लिखे अपने लेख में अहमद बिलाल सूफी ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान सच में चिनाब नदी पर बन रहे भारतीय बांधों पर अटैक कर सकता है या नहीं। भारत चिनाब के ऊपरी हिस्से में 4 बड़े जल परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें पाकल, डूल, कीरू, कुआर, रातले और सवाल कोट शामिल हैं। सूफी के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इन बांधों या पानी की सुरंगों को निशाना बना सकता है। यह बात 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट के आर्टिकल 56 के तहत देखी जाती है, जिसमें युद्ध के दौरान बांधों और ऐसी जगहों को सुरक्षा दी जाती है। उनका कहना है कि अगर किसी संरचना का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ सैन्य मकसद से किया जा रहा हो तो उसे सुरक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता। उनके मुताबिक इस मामले में जो बांध बनाए जा रहे हैं उन्हें पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन्हें सैन्य मकसद से जोड़ा जा रहा है, भले ही वे आम लोगों के लिए उपयोगी हों। दोस्तों वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम पहली बार सार्वजनिक किए गए हैं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने उनकी पहचान बताई है। पहली बार इन जांबाजों के नाम सामने आए हैं। बता दें, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन 6 सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर सेक्शन में प्रकाशित किए गए हैं। नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में भी इनके नाम लिखे गए हैं। दोस्तों अगर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सैनिकों की लिस्ट की बात करें, इन 6 नाम की बात करें, तो पहला है हेडक्वार्टर 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार। दूसरा 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफल मैन सुनील कुमार, जिनको वीर चक्र पुरस्कार मिल चुका है। तीसरा है 5 फील्ड रेजिमेंट के लॉन्स नायक दिनेश कुमार। चौथा 851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नाइक। पांचवा है 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवलदार सुनील कुमार सिंह। छठा और अंतिम है 39 विंग के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। वायुसेना मेडल भी मिल चुका उनको। दोस्तों इन सैनिकों के नाम मेमोरियल की वॉल 3D के उस सेक्शन में उकेरे गए हैं जो देश की सेवा में अपनी जान देने वाले सैनिकों को समर्पित हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप एक बार फिर से इनको श्रद्धांजलि कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।